प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग अभी 10th क्लास के वास्तविक संख्या की पढ़ाई कर रहे हैं और वास्तविक संख्या में यह हम लोग का 5वां वीडियो होगा, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या के आगे की बातें हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तक हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि अपरिमेय संख्या के कुछ बातों को सीखेंगे और फिर हम लोग सह अभाज्य संख्या को देखेंगे और फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो आपके लिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर ये आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इस पर सभी विषयों के वीडियो जो है हमेशा मिलते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। और वास्तविक संख्या में हम लोग अभी तक ले जो पढ़ चुके हैं वहां से हम लोग शुरू करते हैं कि आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। और पिछले वीडियोज में भी आपको अपरिमेय संख्या की परिभाषा दिया जा चुका है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या की हम लोग परिभाषा जानते हैं, तो वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन P बटा Q का मतलब यह है कि जहां अपरिमेय संख्या में या तो P या तो Q या तो दोनों में से कोई एक या तो दोनों ही जो है पूर्णांक नहीं होगा, यानी P और Q दोनों या तो पूर्णांक नहीं होगा या दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं होगा, तो हम लोग उस बात को, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट में कोई संख्या इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ पे हम बटा एक तो मान सकते हैं, एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे रूट 5 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक रूट 5 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 जो है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे, और जहाँ पे ये दोनों ही पूर्णांक है, तो ये दोनों ही पूर्णांक है, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर इनमें से कोई एक पूर्णांक नहीं है या तो दोनों ही पूर्णांक नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को अपरिमेय संख्या में सबसे मेन बात सीखना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में कुछ संबंधों को देखना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में क्या संबंध होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में कुछ बातें हैं, जैसे हम लोग देखेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि हम जोड़ करते हैं तो हमेशा हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इसी तरह से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव करते हैं तभी भी हमें हमेशा जो है यह एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इसी प्रकार से एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तभी भी हमें जो है एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। और इसी प्रकार एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग करते हैं तभी भी हमें क्या मिलता है, तो तभी भी हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये रिलेशन देख रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़, उसका घटाव, उसका गुना और उसका भाग, यानी एक अपरिमेय और परिमेय के बीच में जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये 4 जो प्रक्रियाएं हैं, इसके द्वारा जो भी हमें प्राप्त होगी वह हमेशा हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 2 कोई परिमेय संख्या ले लिया है ना, और √3 कोई अपरिमेय संख्या ले लिया, तो इनका जोड़ जो है इस प्रकार 2 + √3 जो हम लोग को मिला, यह क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यह संयुक्त रूप से एक साथ में इसे बोला जाएगा कि 2 + √3 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम इनका माइनस कर दें तभी भी 2 - √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि हम इसका गुना करते हैं 2 × √3, तो इसे लिखने का तरीका होगा 2√3, और 2√3 भी हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह इनका अगर भाग करते हैं यानी 2 बटा √3 कर दो,
या √3/2 कर दे। इस प्रकार से जो भी हमें संख्या प्राप्त हो रही है ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में ये बातें होगी। फिर आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर दोनों ही परिमेय संख्याएं होती है। हाँ, तो चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं होती है या दोनों परिमेय संख्याएं होती है तो क्या होगा, है ना। तो हम लोग ये इसमें देखते हैं कि अगर दोनों ही अपरिमेय संख्या होता है, अगर पहली संख्या भी अपरिमेय संख्या है और दूसरी संख्या भी अपरिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये चारों की चारों प्रक्रियाएं जो है वह आंसर के रूप में ये हमारा परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकता है। दोनों में से कोई एक प्राप्त हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और हम कोई दूसरा √3 अगर साथ में जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ 2√3 जो हमें प्राप्त हुआ यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक हमने धनात्मक ले लिया और दूसरा यदि हम ऋणात्मक ले ले तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और √3 से √3 माइनस होकर के हमें 0 मिल जाएगा और 0 जो है एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का यहाँ पे जोड़ जो है वो एक अपरिमेय भी मिल सकता है या एक परिमेय भी मिल सकता है। इसी प्रकार से हम दो अपरिमेय संख्याओं को यदि गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने √3 ले लिया और फिर हमने मान लीजिए कि सपोज दैट कि हमने 5 ले लिया, तो इस प्रकार से हम गुना करेंगे तो √15 कहलाएगा और यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से लेते हैं कि √3 ले लिया हमने और रूट हमने 12 कर दिया, तो इस प्रकार से अगर हम इसे गुना करेंगे तो √36 होगा और 36 का वर्गमूल हमें 6 मिल जाएगा और देखेंगे कि यहाँ दो अपरिमेय संख्याएं हैं और इसे गुना करने पर हमें एक परिमेय संख्या मिल जाता है। इसी प्रकार भाग की भी क्रिया हो जाती है, आपसे पूछ भी लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। जैसे मान लीजिए कि रूट आपको 12 दे दिया और बटा में √3 दे दिया और कहता है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो यहाँ दोनों में है, दोनों में रूट है तो हम एक साथ कर सकते हैं और 12/√3 इस तरह रूट अंदर 12/3 कर सकते हैं, 3 चौका मिल जाएगा और रूट में अंदर 4 मिलेगा और 4 का वर्गमूल हमें 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का भाग भी क्या हो रहा है, तो एक परिमेय संख्या मिल जा रहा है। लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं का भाग जो है इस तरह अगर हो तो यह अपरिमेय ही रहेगा। हम इसे एक साथ रूट में करके रख देंगे और इतना ही पर हम कह देंगे रूट अंदर 3/5। इस प्रकार से हमें एक संख्या प्राप्त होगी और यहाँ पे देख रहे हैं कि यह अपरिमेय संख्या होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही सीखा कि दो अपरिमेय संख्याएं अगर है, दो अपरिमेय संख्याएं हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग जो है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग और भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो परिमेय संख्याएं हो, है ना, दो परिमेय संख्याएं हो तो दो परिमेय संख्याओं के साथ में क्या होता है। तो अगर दो परिमेय संख्या है तो उनका जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये सभी के सभी क्रियाएं जो है ये हमेशा हमेशा क्या होगा, तो ये परिमेय ही रहेगा। ठीक है, बस एक बात आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना और भाग, कुछ भी हो, जोड़, घटाव, गुना और भाग, इसमें से इन चार प्रक्रियाओं में से कोई भी प्रक्रिया जो होगी वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या को देगा। ठीक है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या को देगा। चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे अगर हम किसी परिमेय संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक अपरिमेय संख्या का भी वर्ग करेंगे, एक अपरिमेय संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तभी भी हमें एक हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक अपरिमेय संख्या का वर्ग चाहे एक परिमेय संख्या का वर्ग जो है हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलता है, हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि कभी भी सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं ये कभी बराबर नहीं हो सकती है। यानी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है या कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है।
यानी कभी भी परिमेय संख्या का समूह और अपरिमेय संख्या का समूह कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में इतना ही हम लोग के लिए पर्याप्त है। हाँ, इसमें आगे हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में सीखेंगे, तो वहां पर भी हम लोग इसके बारे में और भी बातें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी इतना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब हम लोग सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या समझ लिए, अब हम लोग समझते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब चलिए हम लोग सीखते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से सीखने वाले हैं। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या जो होता है यह दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म होता है जिसका HCF जो है यानी मौसा जो है वह एक के बराबर होता है। हम किसी भी दो संख्याओं के समूह को सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं जब उसका HCF जो है वह एक के बराबर हो। इसका मतलब यह है कि सहअभाज्य संख्या जो है कभी भी अकेला नहीं आता है, यह हमेशा के हमेशा जो है ये युग्म में ही आएगा, जोड़ा के रूप में ही आएगा। यानी दो संख्याएं होगी जिसका HCF एक हो जाए तो हम उसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। या हम एक और तरीके से बोलेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, पहले हम इस बात को समझाते हैं कि दो संख्या, जैसे हम कोई भी दो संख्या ले लिए, 2 और 3 ले लिए, इसका HCF देखेंगे तो वह क्या होगा, एक होगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक युग्म जो है वह एक सहअभाज्य संख्या है। हम कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, जैसे एक हमने 8 ले लिया, दूसरा हमने 15 ले लिया, और यहाँ भी हम देखेंगे कि इसका HCF निकालें, इसका HCF निकाले तो हमें 1 मिलेगा, और इसका मतलब यह है यह एक सहअभाज्य संख्या है। लेकिन HCF की थोड़ा सा अभी हम लोग सीखे नहीं है, तो बिना HCF के हम लोग पहचान सकते हैं कि यह सहअभाज्य संख्या है या नहीं। तो बिना HCF के सहअभाज्य संख्या को पहचानने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख लिया है गुणनखंड के बारे में, है ना, गुणनखंड के बारे में। और गुणनखंड के आधार पे हम लोग समझेंगे यह कैसे एक सहअभाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि गुणनखंड के आधार पे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हम गुणनखंड के आधार पे कहेंगे सहअभाज्य संख्या की एक और परिभाषा कहेंगे कि वैसी दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई अन्य संख्या ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 8 और 15 जो है वह सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह है कि हम 8 का गुणनखंड लिखें और फिर इस 15 का गुणनखंड लिखें, और इनके गुणनखंडों में दोनों में शामिल जो गुणनखंड होंगे वह सिर्फ एक ही हो सके, एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड जो है इनके गुणनखंडों में शामिल नहीं हो, तो हम कहेंगे कि ये जो 8 और 15 जो संख्याएं हैं वह एक सहअभाज्य संख्या का युग्म बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 8 का गुणनखंड मिलेगा 1, है ना, उस तरह से 2, फिर हम लोग जानेंगे इसमें 4 और 8, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड किसी संख्या का वे सारी संख्याएं होती है जिन जिन संख्याओं से यह दी गई संख्या पूरा पूरा विभाजित हो। जैसे 8 का यहाँ 1, 2, 4 और 8 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब है कि 1, 2, 4 और 8 से जो है ये चारों संख्याओं से 8 पूरा पूरा विभाजित तो हो जाएगा, इसलिए ये चारों जो है ये 8 का गुणनखंड है। इसी प्रकार आप बता सकते हैं 15 का गुणनखंड क्या होगा, तो 1 होगा, 1 तो सभी संख्या विभाजित हो जाती है। इसी तरह से 3 होगा, 5 होगा और फिर 15 होगा। अब हम इसके गुणनखंडों में ये देख रहे हैं कि दोनों में शामिल गुणनखंड, यानी बोले तो इसी बात को हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है यह सिर्फ एक शामिल है दोनों में, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो रहा है, जबकि कोई अन्य संख्या जो है इनके गुणनखंडों में शामिल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ 8 और 15 जो है यह एक सहअभाज्य संख्या है। तो बिना मौसा निकाले हम लोग इस तरह गुणनखंड के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई अन्य संख्या लेते हैं, जैसे हमने एक 20 ले लिया और एक हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक 27 ले लिया, ठीक है, और हम कहेंगे कि ये भी क्या है, तो यह भी एक सहअभाज्य संख्या है। अगर हम इसे याद करना चाहें गुणनखंड के हिसाब से, तो 20 का गुणनखंड हमें मिलेगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20 मिलेगा।
फिर इसी तरह देखिए 27 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, है ना, 3 होगा, उसी तरह 9 होगा, है ना, उसी तरह सीधे 27 मिलेगा। अब देखिए इनके गुणनखंडों में सिर्फ एक शामिल है, एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड है ही नहीं जो दोनों में शामिल हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ 20 और 27 का जो युग्म है वह एक सहआभाज्य संख्या होगा। तो शायद इतने इजी तरीके से आप जरूर सहआभाज्य संख्या को पहचानना सीख लेंगे। यह जो है यहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर के लिए जो है, एक नंबर के लिए जो है एकदम एक सवाल जो है आपसे पूछा जाता है। तो इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। सहआभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सहआभाज्य संख्या का पहले का परिभाषा देंगे तो वैसी दो संख्या या दो संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसका HCF जो है 1 के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है। यानी दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं हो, तो हम लोग वहां पे दोनों संख्याओं के युग्म को क्या कहेंगे? तो सहआभाज्य संख्या कहेंगे। सहआभाज्य संख्या हमेशा युग्म में आता है, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम लोग सहआभाज्य संख्याओं के बारे में समझ लिए। अब हम लोग आगे की बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को अगले वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में, और आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, समझाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को, क्योंकि आपने पूरे यूट्यूब में इस प्रकार की चीजें नहीं देखे होंगे, जरूर आपको बेहतरीन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।